दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप इसे देखें, सुने और इसका आनंद ले। टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विजय का पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठा टाइप सीखने के लिए किताब पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने केबिन के गेट की तरफ गई। एक सांवली लड़की उसकी केबिन में आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने लगी। विजय का मन टाइप करने में नहीं लगा। वह किसी भी हालत में लड़की से बातें करना चाह रहा था। वह टाइपराइटर पर कागज लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की अंगुलियां टाइपराइटर के कीबोर्ड पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे हारमोनियम बजा रही हो। थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोली, क्या देख रहे हो? आपको टाइप करते हुए देख रहा हूं। यहाँ क्या करने आए हो? टाइप सीखने। ऐसे सीखोगे? लड़की की आवाज में तेजी थी। मेरा आज पहला दिन है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा कि आपकी अंगुलियां कैसे पड़ रही थी कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते देखकर लगा मैं भी सीख जाऊंगा। यदि इसी तरह तुम्ही को देखता रहा तो। लड़की फिर टाइप करने में जुट गई। विजय भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वे बेचैनी सी महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने टाइपराइटर का रिबन फंसा दिया। रिबन तो फंसेगा ही जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। इसी बीच रिबन नीचे गिर गया। वह उसे उठाने के लिए झुकी तो उसके गले से चुन्नी गिर गई। रिबन उठाने के लिए विजय भी झुका था। उसकी निगाह लड़की के मोमों पर चली गई। वह शर्मा गया। लड़की बोली, लो, ठीक हो गया। लड़की ने कहा, ध्यान से करो। लड़की फिर टाइप करने में लग गई, लेकिन विजय का मन टाइप में नहीं लगा। वह लड़की से बात करने की ताक में ही लगा रहा। मन नहीं लग रहा है। अचानक लड़की ने उससे पूछा, लगता है कि सीख भी नहीं पाऊंगे, आसार तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। आपका नाम? विजय। फिर विजय ने बात को बढ़ाने के लिए नाम पूछा, आपका क्या नाम है? सरिता। अच्छा नाम है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। क्यों? कोई एक कारण हो तो बताएं। ये कहते हुए सरिता अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर टांगते हुए केबिन से बाहर निकल गई। विजय उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर डाली। टाइपराइटर उसे उदास लगा और दुनिया बदल गई। इसी दिन से विजय हवा में उड़ने लगा। रातों को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उनसे बातें करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी एक गुलाब का फूल हो गई। आंखों से नींद गायब हो गई। वह ख्यालों ही ख्यालों में पैदल ही कई कई किलोमीटर घूम आता। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया, तो उसने कहा, तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। अगले दिन विजय ने सरिता से कहा कि आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें। सरिता ने कहा, जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। कितना जानते हैं आप मुझे? जो भी जानता हूं उसी आधार पर लिखी है। सरिता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। सरिता, कल कल करके बहने वाली जलधारा, लोगों की प्यास बुझाती, किसानों के खेतों को सींचती राह में आती हैं। बहुत बाधा फिर भी मिलती है सागर से उसके प्रेम में। सागर साहिल पर पटकता है। सिर उनके प्रेम की प्रगाढ़ता का प्रमाण पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वार भाटा सरिता है तो सागर है। सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा सागर। सागर के प्रेम में सरिता लांघती है पहाड़, पठार और मानव निर्मित बाधाओं। कविता के नीचे उसने विजय की जगह सागर लिखा था। सरिता ने उसे देखा और कागज विजय की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसे टाइप कर दें। इसे छपने के लिए भेजना है। सरिता कुछ नहीं बोली। कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। विजय उसे देखता रहा। इस बात का आभास सरिता को भी हो गया कि विजय उसे ही देख रहा है। लेकिन उसने कोई विरोध करने के बजाय पूछा कि आप कवि हो? बनने की कोशिश कर रहा हूं। कवि भगोड़े होते हैं। सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी से विजय घबरा गया। कवि अपने सुख के लिए कविता लिखता है,
रिक्ता समय वह कविता के बारे में सोचता है। उसके बाद वह कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता है। आप कैसे कह सकती हैं? मैं समझता हूं कि आदमी की जिंदगी भी एक कविता है। मेरी जिंदगी एक कविता है। मेरी जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि है। अभी आपने जो कहा वह तो कविता है। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है, उसकी वेदना, जो उस कवि के कारण उपजी है, जिसने मेरी जिद्दी की रचना की। इतना कहकर सरिता केबिन से बाहर चली गई। कैसी है ये? विजय ने सरिता के टाइपराइटर को देखा। लगा जैसे टाइपराइटर किसी शोक गीत की रचना में मशगूल है। प्यार की खुशबू, आज उन्होंने बातें अधिक की। दोनों को देखकर टाइपिंग सेंटर चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफी खुश हो सरिता। बदले में सरिता केवल मुस्कराई। विजय भी मुस्कराया। तो क्या मेरे प्यार की गंध इसे भी लग गई? अगले दिन सरिता जब सेंटर आई तो काफी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहने थी। बालों का स्टाइल बदला हुआ था। विजय को सरिता का यह बदला रूप अच्छा लगा। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया। बोला, काफी सुंदर लग रही हो। जवाब में जब सरिता ने मुस्कुराते हुए थैंक यू का फूल उसकी तरफ फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वह खड़ा होकर नाचने लगे और जोर जोर से चिल्लाए कि उसे प्यार हो गया है। विजय की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। वह सरिता को चाहने लगा था, लेकिन सरिता भी उसे चाहती है ये पता नहीं था। वह अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे। लिहाजा एक दिन वह ज्योतिषी के पास चला गया। नौकरी पाने के लिए वह ज्योतिषी से नुस्खे पूछता रहता है। जिंदगी आसान नहीं। एक सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विजय रोज आता रहा और निराश होकर वापस घर जाता रहा। 8वें दिन सरिता के आते ही वह पूछा बैठा कि एक सप्ताह आई नहीं। जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हो गया? मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं, ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वह ऐसा न करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती, मतलब हमारे घर के आर्थिक हालात। इतना कहकर सरिता चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी बदल गई है। वह परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर ही है कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन ही सही, जिंदगी में बाहर तो आ जाएगी। विजय को लगा कि कह दूं कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, हम शादी कर लेते हैं, पर वह नहीं कह पाया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम करती। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार है। अगले साल बालिग होते ही शादी कर देंगे। विजय के मन में आया कि कह दूं कि अच्छा है, वह अपने आप प्रेम साथी खोज लेती है, तुम्हें परेशानी नहीं होती। वैसे भी 5,000 रुपए की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगी। अच्छा है कि वह अपने अपने प्रेमियों के साथ भाग जाएं। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि उसके पिताजी की मौत हो चुकी है और वह 3 बहन हैं। उसका कोई भाई नहीं है। बहनों में वही सबसे बड़ी है। वह एक ऑफिस में काम करती है और उसे 5,000 रुपए महीना मिलते हैं। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है। विजय को अपने दोस्त की साथ घटना याद आ गई। उसके दोस्त की एक बहन अपनी बड़ी बहन के अधेड़ से ब्याह देने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई। इसके बाद मेरा दोस्त गुस्से में उबल रहा था। जब मैंने कहा कि शांत रहो यार, वे दोनों जहां हो कुशल से रहें। उसने जो किया अच्छा ही किया। तुम कौन सा उसे राजकुमार से ब्याह देते? आखिरकार जिंदगी उसकी है। मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ठीक ही है। दूसरी जो करेगी वह भी अच्छा ही है। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है। जीवन नरक बन सकता है
और माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है, लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत हैं और तबीयत खराब कर लेती हैं। विजय की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सरिता समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइप करने लगी। 10 मिनट बाद सरिता उठी और बिना बोले ही चली गई। विजय की इच्छा हुई कि वह उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वह बैठा रहा और उसे जाते देखता रहा। मैडम ने विजय से कहा, आप नहीं समझे, अब सरिता यहाँ कभी नहीं आएगी। क्यों? आपको कैसे पता? उषा का फोन आया था, उसने कहा कि यदि आप आओ तो बता दूं। वह कभी नहीं आएगी। विजय की आवाज किसी कुएं में से आती लगी। विजय टाइपिंग स्कूल से बाहर आया, घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि वह सरिता के घर जाएगा, लेकिन उसके घर का पता तो मैडम दे सकती हैं। ये सोचकर वापस पलटा, लेकिन तब तक टाइपिंग स्कूल बंद हो चुका था। भीगते हुए घर पहुंचा, तब तक उसका शरीर बुखार से तपने लगा। लगभग 15 दिन वह चारपाई पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो 20वें दिन टाइपिंग स्कूल पहुंचा, मैडम नहीं मिली। यह सिलसिला 15 दिनों तक चला। 16वें दिन उसे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी कि काफी कमजोर हो गए हो। उस दिन बारिश में भीगा तो बीमार हो गया। विजय ने मैडम से सरिता के घर का पता मांगा तो उसने एक कागज पर लिखा और विजय को थमा दिया। मैडम को धन्यवाद बोलकर विजय चल पड़ा। वह आज ही सरिता से मिलना चाहता था। जब वह मैडम के दिए पते पर पहुंचा तो ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सरिता यहीं रहती थी, लेकिन अब मकान बेचकर चली गई है। कई लोगों से पूछने के बाद भी विजय को उसका नया पता नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट आया। सरिता के इस व्यवहार से उसे काफी दुख हुआ। वह सरिता की याद में कविताएं लिखने लगा।